मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से आ गई, अचानक वो यहाँ से आ गई कि न्यूज़ तो हम सभी लोग देखते हैं और सुनते हैं, है ना। अभी रिसेंटली न्यूज़ में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा और सुना कि चाइना ने LAC को क्रॉस करके हमारी कंट्री के अंदर एंटर करने की कोशिश की और उसके बाद हमारी फोर्सेस ने भी उनको बहुत अच्छा जवाब दिया। अब ये अगर वॉर होती तो ये सब आशंकाएं जताई जा रही थी कि अगर ये वॉर होती है तो इट विल बी अ न्यूक्लियर वॉर, ठीक है ना। और न्यूक्लियर वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बहुत ख़राब होते हैं, तो इसलिए इस सब को रोकना भी काफ़ी ज़रूरी था। हमारी गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छा एक्शन लिया और अब फाइनली सब कुछ सेटल होता हुआ सा दिख रहा है, ठीक है। तो यही न्यूक्लियर, क्योंकि आम आदमी को तो नहीं पता ना कि न्यूक्लियर क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने तो हमेशा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम कोल, एनर्जी फ्रॉम पेट्रोलियम। तो न्यूक्लियर को समझने के लिए ना पहले मुझे आप लोगों को थोड़ा सा एटम बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एटम बता देती हूँ आप लोगों को। ये मैंने शीट में बनाया हुआ है डायग्राम, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, मैंने आप लोगों के लिए ये एक एटम का रफ डायग्राम बनाया अभी अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए जल्दी जल्दी। किसी भी एटम, सबसे पहले तो एटम क्या होता है। एटम होता है किसी भी मटीरियल का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पार्ट। उससे छोटे पार्ट में हम किसी अपने मटेरियल को ना ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। वो होता है एटम। अब एटम दिखता कैसा है? एटम दिखता है, देखिए एटम के बीच में होता है एक ये डार्क सर्कल जो दिख रहा है, ये होती है उसकी न्यूक्लियस। यहीं से वर्ड निकला है बेटा, न्यूक्लियर, ठीक है। ये होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में रहते हैं पॉजिटिव चार्जेस सारे, हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो यहीं पर रिजाइड करते हैं सेंटर में। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये जो रेड सर्कल्स दिख रहे हैं ना, ये सर्कल्स नहीं है एक्चुअली, ये पाथ हैं, ऑर्बिटल पाथ्स हैं, जिनमें कि हमारे ये ब्लू कलर के डॉट्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये रिवॉल्व अराउंड करते रहते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। सन के अराउंड सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। वही फिनोमेना यहाँ भी फॉलो होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसमें सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे, वो भी ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, ये जो अंदर न्यूक्लियस बैठा है, जो हमारे एटम का बेस है, इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो इसको अपनी जगह से हिलाने के लिए भी हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर एनर्जी इसलिए अपने आप में बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिल गया न्यूक्लियर एनर्जी का कि न्यूक्लियर एनर्जी में क्या है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा किसी भी एटम का, ठीक है। अब यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें हम लोग मॉडिफिकेशंस करते हैं, या तो एक हैवी न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होके दो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में रिलीज होती है ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये होता है हमारा न्यूक्लियर फिजन। या फिर एक और प्रोसेस हो सकता है जिसमें क्या होगा कि दो लाइटर एटम्स, दो छोटे एटम्स के न्यूक्ली आपस में कंबाइन होकर के एक बड़ा न्यूक्ली वाला एटम बनाते हैं। ये होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होता जाता है, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का एटम ले लिया U-235, ये आइसोटोप है यूरेनियम का, प्लस इसमें एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराई, उसे मुझे मिल गए दो कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज के एटम्स और प्लस 3 न्यूट्रॉन्स और बहुत सारी एनर्जी, ठीक है। अब ये क्रिप्टॉन क्या है? क्रिप्टॉन जो है एक छोटे साइज का एटम है, इसका इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है, एंड Ba इज बेरियम। यहाँ पर ये 3 न्यूट्रॉन्स जो रिलीज हुए हैं इनको कंसीडर करके रखना बहुत जरूरी है। एनर्जी इस एक्सप्रेशन में बहुत ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज कितना होगा? 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम का फिजन प्रोसेस होने से जो एनर्जी निकलती है, इट इज इक्विवेलेंट टू द बर्निंग ऑफ 4.25 मीट्रिक टन्स ऑफ गुड क्वालिटी कोल। बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो फिजन प्रोसेस से रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने ये एक डायग्राम और बना रखा है। न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई मैंने U-235 के एटम पे, बड़ा साइज है, मतलब न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा है। इसका रिजल्ट क्या मिला मुझे? इसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा क्रिप्टॉन एक एटम, बेरियम एक एटम, प्लस ये 3 न्यूट्रॉन्स और प्लस बहुत सारी एनर्जी जो अभी डिस्कस किया, ठीक है। अब इसके बाद इनके एटमिक मासेस को देखो, यूरेनियम का 235 है, क्रिप्टॉन का 92 है, बेरियम का 141 है। मासेस को ऐड करती हूँ मैं यहाँ पे, तो इनका जो सम है वो 233 आता है। पेरेंट एटम का मास था 235, यानी कि 2 यूनिट मास का यहाँ पर लॉस हुआ है।
तो न्यूक्लियर फिजन हम लोगों ने देख लिया एक्सप्रेशन अच्छे से, छोटे बड़े सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर फिजन होता क्या है। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी बेटा रिएक्टर्स होते हैं इंडिया में या अब्रॉड, वो सभी इस न्यूक्लियर फिजन पर ही बेस्ड होते हैं। रिएक्टर मतलब बड़ा सा प्लांट जहां पर कि ये न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस जो हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ये रिएक्टर्स की न्यूक्लियर एनर्जी की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले जो न्यूक्लियर एनर्जी पे काम हुआ था वो जर्मनी में हुआ था 1938 में। ठीक है, और जो सबसे पहला रिएक्टर जो बनाया था वो यूएसए ने बनाया था और 1940s में, और उसके बाद का तो सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है ना। सभी लोग जानते हैं कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था उनके उन 2 न्यूक्लियर बॉम्ब से। तो अगर वो 3 न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल ना किया जाए तो क्या होगा? वो 3 न्यूट्रॉन्स आगे और 3 यूरेनियम के साथ मिलकर के न्यूक्लियर फिजन करेंगे, फिर 9 क्रिएट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। अगर न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं किया तो वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन बन जाएगी, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बन जाएगी। यही होता है फिजन, न्यूक्लियर फिजन से बनाए गए बॉम्ब्स में। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंट्रोल नहीं करूंगी, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन छोड़ दूंगी, तो उस केस में वो बन जाएगा बॉम्ब। तो इसलिए ना इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बहुत आसान है, लेकिन उन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करके उसको ह्यूमन रेस की भलाई के लिए यूज करना ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो भी हम लोग कर पाए। इसके बाद साइंटिस्ट ने इन रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए काफी काम किया, काफी रिसर्चेस हुई उस पर। फिर सामने आया एक मटेरियल जो कि है बोरॉन। बोरॉन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। बस मिल गया सोल्यूशन प्रॉब्लम का। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो भी बनाए जाते हैं उनमें अंदर एक बोरॉन की रॉड्स यूज की जाती हैं। बोरॉन की रॉड्स, अगर मुझे न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करना है तो बोरॉन की रॉड्स को और अंदर तक मैं कॉन्सेंट्रेट कर देती हूँ, अगर नहीं करना है तो उनको थोड़ा बाहर खींच लेती हूँ। यही होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो इसमें कंट्रोल करने का काम जो है वो बोरॉन के पास है। ठीक है, और बोरॉन रॉड्स की कॉन्सेंट्रेशन इसलिए टाइम टू टाइम चेक करते रहनी चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर फिजन कर तो लेंगे हम लोग, लेकिन उसके लिए हमें फ्यूल चाहिए। हमारे इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्शन का जो फ्यूल है U-235, इसके रिजर्व्स बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें ये बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। रशिया हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है इस फ्यूल का, और इंडिया में इसी वजह से इंडिया में जो है न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन अब हो रहा है और वो 4th नंबर पे है। सबसे पहले तो अभी भी हम लोग कोल से ही बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आता है हमारा हाइडल, फिर विंड एनर्जी, और 4th पोजीशन पे आ गया है न्यूक्लियर। काफी काम चल रहा है एक्चुअली न्यूक्लियर एनर्जी की पॉसिबिलिटीज पे। तो चलो अब जल्दी से न्यूक्लियर फ्यूजन बता देती हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसको अर्थ पे कर पाना होता है मुश्किल, क्योंकि उसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारी हीट। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, ये कहाँ होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन जनरली होता है हमारे स्टार्स में, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सन। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन अगर मुझे करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? हाइड्रोजन के आइसोटोप लूंगी, ड्यूटेरियम। 2 छोटे हाइड्रोजन के एटम्स ले लिए, ड्यूटेरियम के, हाइड्रोजन के आइसोटोप के एटम्स। इसको जब कंबाइन किया तो उससे मिला मुझे हीलियम का एटम, एक न्यूट्रॉन, एंड अगेन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखो क्या हो रहा है, जब मैं 2 एटम्स को पास लेकर आऊंगी, दोनों ही एटम्स के न्यूक्ली जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो वो पास तो आएंगे ही नहीं, बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्जन विल वर्क हियर। तो उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए आई हैव टू सप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट एनर्जी तो दी मैंने, उसके बाद क्या होता है कि मेरे पास आ जाता है एक बड़ा एटम, फ्यूजन हो गया, हीलियम मिल गया मुझे, एक न्यूट्रॉन, और प्लस बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसकी यही एक लिमिटेशन है क्योंकि मुझे इनिशियली इसको बहुत सारी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। तो ये पार्ट 1 था न्यूक्लियर एनर्जी का मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा, कमेंट करके शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और अगर कोई सजेशंस हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू।